हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशु जैन आज से आपकी 11th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका कि नाम है सेट्स। यानी सेट्स को हम हिंदी के अंदर अगर बात करते हैं तो इसको हम समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय। यानी सेट्स को हम एज ए ग्रुप भी बोल सकते हैं, यानी कि समूह भी बोल सकते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेट होता क्या है, तो सबसे पहले आप देखोगे ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स यानी कुछ चीज़ों का ऐसा समूह जिसके अंदर वेल डिफाइंड, जिससे कि हम अब वेल डिफाइंड वर्ड आया है तो पहले इसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक शहर के अंदर विद्यार्थियों का समूह अगर बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि शहर के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम उन सभी के माता पिता के नाम या उनसे या बच्चों के नाम से परिचित नहीं होते हैं, तो हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। और अगर जैसे मैं कहता हूँ कि दीप इंटर कॉलेज के 11th क्लास के बच्चों का ग्रुप यानी कि समूह बनाना है, कलेक्शन बनाना है, तो आप उन सभी को जानते हैं और आसानी से उसका एक ग्रुप बना सकते हो। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये एक वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरीके से परिभाषित, हमें पता है कि किस तरीके से इनको बनाना है, हमें नाम सभी के पता हैं अपने बच्चों साथ के बच्चों के, तो उसको जिसको कि वेल डिफाइंड अच्छी तरीके से जिससे हम परिचित होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। तो ऐसी चीज़ों का जब हम समूह बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट। सेट को हम समुच्चय कहते हैं। द सेट्स, सेकंड पॉइंट इसमें पता करने की चीज़ है कि द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं? कैपिटल लेटर्स में ही बनाते हैं। अब ये आगे आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ से। ये फर्स्ट एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। देखिए फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10। हम आपसे कहते हैं कि 10 से छोटे और इवन नेचुरल नंबर्स, इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड जिनमें चला जाता है, और नेचुरल जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स हमें देखने हैं जो 1 से तो बड़े हों और ऐसे भी हों जिसमें कि 2 का डिवाइड चला जाए यानी भाग चला जाए, और वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो हमें पता है कि 2 4 6 8 और 10 यही नंबर होंगे। तो हमें ये इस तरीके से हम इनको एक ग्रुप्स में लिख देंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि पहले कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। यहाँ से कैपिटल N बनाएंगे हम यहाँ पर, और इस तरीके से इक्वल का साइन लगाएंगे, और 1 नहीं 2 4 6 8 और 10 इस तरीके से हम इसके अंदर लिख देंगे। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं कॉमा लगा करके सभी को लिखेंगे, तो इस तरीके से हम इसको एज ए सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि हमेशा सेट कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। तो आप यहाँ देखोगे वेल डिफाइंड क्यों बोला हमने, ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? क्योंकि 10 से छोटा नंबर, उसने कहा था कि 10 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो इस वजह से हमें पता है कि फिक्स्ड यही नंबर्स होंगे, तो हम इनका एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये कैसे बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये सेट बन सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है जैसे AEIOU। यानी AEIOU का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट हम जानते हैं, और अल्फ़ाबेट के अंदर हम ये भी जानते हैं कि वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, और उनका हम ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका मतलब AEIOU यानी कि वॉवेल्स का हम आसानी से ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि इसका सेट बन सकता है। सेकंड देख लेते हैं यहाँ से सेट्स कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। अगर हम ये कहते हैं पर्टिकुलर क्लास का मतलब, अगर हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास के बुद्धिमान बच्चों का समूह बनाना हो, तो अब कोई बच्चा बुद्धिमान किसी टीचर की नज़र में हो सकता है, किसी की टीचर में वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है, यानी कि इसको मैं वेल डिफाइन नहीं कह सकता है। तो बुद्धिमत्ता का कोई हम ये नहीं कह सकते कोई पैमाना है कि कोई छात्र किसी विषय में अच्छा हो सकता है, कोई किसी में, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको सेट नहीं बोल सकता हूँ। तो वेल डिफाइंड और ये नॉट डिफाइंड आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेट्स कि आगे क्या चलना। आप यहाँ देखोगे सेट्स, इस वाली स्लाइड के अंदर अगर आप देखें ये लिखा हुआ है इफ़ X इज़ ए मेंबर ऑफ एनी सेट A। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ
मैंने अभी लिखा था कि n इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से अभी फिर से लिख देते हैं कि n इक्वल्स टू, अगर मैं ये कहता हूँ एक सेट है 1 2 और 3, ये कुछ नेचुरल नंबर्स जो 4 से कम हैं उनका एक अगर मैं सेट बना दिया, तो मैं ये कहूँगा कि ये अंदर जो लिखे हुए हैं ये इसके एलिमेंट्स बोले जाते हैं। यानी क्या बोले जाते हैं? एलिमेंट्स, यानी अवयव बोले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि n मेरा अगर कोई सेट है, तो अगर मैं इसको a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यानी कि a इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 2 और 3, तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि ये x हैं, मेरे सारे नंबर्स अंदर जो लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको x मान के चलता हूँ तो x जो है a का एक पार्ट है या नहीं है। आप देखोगे कि 1 मैं बोलता हूँ कि a जो सेट है मेरा उसका एक पार्ट है या नहीं है। ऐसे ही 2 भी मेरा a का एक पार्ट है और 3 भी a का ही एक पार्ट है। तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि x जो है वो सेट a का अगर पार्ट है, तो मैं x, ये एक ग्रीक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, यानी कि a, यानी कि x इज़ ए एलिमेंट ऑफ a, यानी कि इसका अगर हम मीनिंग देखें तो एलिमेंट्स का यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि संबंधित है, यानी 1 जो है a का एक पार्ट है, यानी कि एक बिलोंग्स टू, यानी 1 किससे संबंधित है? a से संबंधित है, बिलोंग्स करता है। तो x इज़ ए एलिमेंट ऑफ a। अगर मैं आपसे कहता कि पिछले इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं ये कहता 4, क्या 4 इसका एक एलिमेंट है? तो आप देखोगे कि मैंने अभी लिखा था 1 2 3, यही तो लिखे थे सेट के अंदर, लेकिन 4 a का पार्ट नहीं था। इस वजह से मैं इसको यहाँ नॉट बिलोंग्स टू a क्या लिखा जाएगा, यानी 4 जो है वो a से बिलोंग नहीं करता है, यानी डज़ नॉट बिलोंग्स टू a। यानी कि या फिर y भी बोल सकता हूँ, y अगर कोई अवयव है, y अगर मैं 4 को y मान लेता तो 4 जो है इसका एक अवयव नहीं है, यानी कि इसका एक एलिमेंट नहीं है। तो मैं इसको सिंपली डज़ नॉट बिलोंग्स टू बोल सकता हूँ। क्या बोलूँगा? डज़ नॉट बिलोंग्स टू। चलिए, तो इस तरीके से हम 2-3 जो टर्म हैं सेट आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए कि अब इनको लिखा किस तरीके से जाता है। अगर मैं सेट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस तरीके से करूँगा? तो रिप्रेजेंट ऑफ सेट, यानी कि सेट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या होता है? एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए पहले इसको 2 तरीके से सेट्स को लिखा जा सकता है, किसी भी सेट को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब, अगर मैं कोई मेरे से कंडीशन दी गई कि मुझे एक सेट बनाना है A, क्या बनाना है? A, और सेट ऑफ, ये कैसा होना चाहिए? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10, यानी कि ऐसा समूह बनाना है जिसमें 10 से छोटे नंबर हों और सारे ही ऑड नंबर्स हों। ऑड नंबर्स वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि तो सिंपली मुझे पता है कि 1 3 5 7 और 9 जो कि 10 से कम हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, और उसने कहा था कि ऑड नंबर्स होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करें और 9 तक हमने इसको कॉमा लगा करके लिख दिया। तो आप यहाँ देखोगे हमने ये करली ब्रैकेट बनाया है, इधर भी। तो जब करली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से नंबर्स को लिखा जाता है तो इस फॉर्म को बोला जाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल सेकंड इसका और देख लेते हैं। जैसे सेकंड लिखा हुआ है B, एक अदर सेट बनाना है जो कि सभी प्राइम नंबर्स का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? प्राइम नंबर्स का। तो आप देखोगे प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं और इस तरीके से ही आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होता है। तो आपको पता है कि 2 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 11 13 और ऐसे ही आगे तक इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इस वजह से हम इसको यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। तो ये फॉर्म जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर लेटर्स की बात आ जाए, एक अदर सेट और है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के सभी लेटर्स का अगर मुझे ग्रुप बनाना हो तो मैं देखता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर इतने सारे लेटर्स आते हैं। तो हम जब इस तरीके से लेटर्स वाले क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें हमें ये देखना होगा कि अगर कहीं 2-2 बार या ज़्यादा बार कोई नंबर लिखा हुआ है उसको सिंपली एक बार लिखना है।
जैसे m 2 बार दिख रहा है आपको यहाँ और यहाँ, तो इसमें 1 बार लिखा जाएगा। a आपको 2 जगह दिख रहा है तो इसको 1 बार, यानी कि जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को एक एक बार लिख करके हम उसका सेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। एक बात और बता देनी है कि अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स इसके अंदर जब रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को लिखते हैं तो उसमें ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं रहता है। ऑर्डर हम चाहे कोई भी रख सकते हैं। चाहे देखिए आप यहाँ जैसे एक सेट डी है 1 2 3 4 और यहाँ पर डी में 4 3 2 1 लिख लूँ, तो इन दोनों से में कोई भी अगर चेंजेस नहीं है तो हम ये कहेंगे कि सारे ही के सारे 1 2 3 4 जो हैं बिलोंग्स करते हैं किससे, डी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रह सकता। हम किसी को भी आगे रख सकते हैं, किसी को भी पीछे रख सकते हैं। इसकी सेकंड जो आगे बताते हैं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये मैंने अभी बता दिया कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप फिर से देख लीजिए। यहाँ से लिखा हुआ है राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स सेपरेट देम विद कॉमास। मैंने बताया कॉमा लगा के ऐसे लिखना उनको। सेकंड है एन एलिमेंट इज़ रिटन ओनली वंस, यानी कि उनको एक ही बार लिखना है, ज़्यादा बार नहीं लिखना है। द ऑर्डर जो सेम है उनको एक ही बार लिखना होता है। द ऑर्डर ऑफ द लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स मेक्स नो डिफरेंस, यानी कि आगे पीछे कैसे भी लिखा जा सकता है, उससे डिफरेंस कोई नहीं पड़ता उसका। तो अब नेक्स्ट जो फॉर्म है इसकी, उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन करेंगे। चलिए